बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार का चक्रव्यूह। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए। पार्टियां अपनी जीत के लिए रणनीति को आगे बढ़ा रही हैं, तो उधर चुनावी नतीजों को अपने हक में करने के लिए बीजेपी ने भी प्रवासी बिहारियों पर फोकस बढ़ा दिया है और इसी के लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में बिहार के लोगों को अपने पाले में करने की रणनीति भी बनाई है। जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और जातीय समीकरण को साधने के लिए ही नीतीश सरकार अपने कैबिनेट विस्तार के साथ ही बजट के जरिए अपने सारे पत्ते खोल चुकी है। एनडीए को चुनौती पेश करने के लिए महागठबंधन ने भी अच्छी शुरुआत कर दी, तो उधर इसी के साथ अब कांग्रेस अलग रास्ते पर चल पड़ी है। कांग्रेस ने बिहार में संगठनात्मक बदलाव करने के साथ ही कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने के मामले में सवालिया निशान लगा दिया है। बिहार विधानसभा चुनावी रण को लेकर पार्टियों की क्या है रणनीति, और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश बिहार का चक्रव्यूह। बनते बिगड़ते सियासी समीकरण, पार्टियों का अपना अलग आकलन, महागठबंधन में कांग्रेस का प्लान, बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन, तैयार हो रहे नए समीकरण, तेजस्वी यादव की बढ़ी टेंशन। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत में प्रवासी बिहारियों का बहुत ज्यादा अहम रोल रहा है। बीजेपी की प्रति प्रवासी बिहारियों ने जो भरोसा जताया और इसी को ध्यान में रखते हुए उसे बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी भुनाना चाहती है और इसी के साथ बिहार दिवस ने बीजेपी को एक मौका भी दे दिया है। बीजेपी बिहार दिवस के नाम पर अलग अलग राज्यों में रहने वाले करोड़ों बिहारियों को साधने की रणनीति बना रही है और इसी के साथ बिहार के चुनावी नतीजों में बीजेपी की बड़ी जीत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम साबित हो सकता है। बीजेपी का बिहारी प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत में पूर्वांचली वोटरों का अहम रोल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पूर्वांचली वोटरों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है, उसे कायम रखने की बीजेपी ने पुख्ता रणनीति बनाई हुई है। बीजेपी के अनुमान के मुताबिक बिहार के करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग राज्यों में रोजगार से जुड़े हैं। ऐसे ही लोगों को साधने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया है। देश भर में रहने वाले बिहार के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई है। बीजेपी ने देश भर में बिहार दिवस को सेलिब्रेट करने की शुरुआत की है। इसके तहत अलग अलग राज्यों में बिहार की संस्कृति दिखाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया है। पार्टी इस पहल से देश भर में रहने वाले बिहार के लोगों को एक मंच पर लाने की कवायद कर रही है। बड़ी संख्या में एनडीए नेता इन कार्यक्रमों में बिहार सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएगी। केंद्र सरकार किस प्रकार से बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार को मदद कर रही है, इस बारे में भी बताया जाएगा। करीब करीब 2 करोड़ बिहारी प्रवासी के तौर पर बाहर में रहते हैं और जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख का जो आंकड़ा है वो बताते वोटर। तो ये प्रयोग बीजेपी ने पहले भी किया था और इस बार भी बीजेपी ये प्रयोग दोहराने जा रही है। अभी तो बिहार दिवस 22 मार्च को आज है और इसके बाद जैसे ही 65 स्थानों पर बिहारी प्रवासियों पर बीजेपी तरह तरह का बिहार और बिहारी को केंद्र में रख करके सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाएगी और निश्चित रूप से उनके मन मस्तिष्क पर इसके असर होंगे। तो बिहारी प्रवासी को बीजेपी अगर साधने में कामयाब हो जाती है तो इसका वोट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इस सच्चाई को स्वीकार बिल्कुल किया जा सकता है। देखते हैं कि कितना धारदार तरीके से भाजपा इस प्रयोग में सफल होती है और फिर वही बिहारी प्रवासी जब लौटते हैं मतदान के वक्त में तो भाजपा को कितनी मजबूती दे पाते हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को साधने के लिए बीजेपी ने 9 दिनों का कार्यक्रम बनाया है।
दिल्ली में 5, झारखंड में 7, महाराष्ट्र में 7, यूपी में 6, हरियाणा में 7, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 6-6 कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। इन राज्यों के अलावा भी कुछ दूसरे राज्यों में बीजेपी के नेता बिहार के लोगों के साथ संवाद कायम कर अपनी सियासी बुनियाद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को बिहार विधानसभा चुनाव तक अमल करने वाली है, लिहाजा इसके लिए बीजेपी की तरफ से 75 प्रवासी टोली बनाई गई है, जिसमें अगले 5 महीने तक प्रवासी टोली खास तौर से 5 कार्यक्रम पर ध्यान देगी। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम अहम है। बीजेपी नेताओं की तरफ से बिहार के रहने वाले मतदाताओं को अपने जड़ों से जाकर जुड़ने, लोगों से मिलने और बिहार जाकर वोट देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रवासी वोटरों को साधकर बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को पलटने वाली है और इसी लिहाज से बीजेपी का बड़ा चुनावी दांव साबित हो सकता है। पूर्वांचलियों को जिस तरीके से साधा गया, बिहारियों को साधा गया कार्यक्रम करके दिल्ली में, इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हुआ और उन्हीं सीटों पर बीजेपी जीतने में दिल्ली में कामयाब रही। उसी से सबक लेते हुए आप कह सकते हैं कि अमित शाह की यह स्ट्रेटजी है कि नौकरी और रोजगार की तलाश में जो 2 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं स्टेट के, उन तक पहुंचने के लिए बिहार दिवस जैसे कार्यक्रम को माध्यम बनाया जाएगा। बिहार दिवस कार्यक्रम को 1 सप्ताह तक मनाया जाएगा, 22 मार्च से 30 मार्च तक, और उन लोगों से संपर्क किया जाएगा, संदेश दिया जाएगा कि बिहार में क्या क्या करने जा रहे हैं और बिहार में क्या क्या हो रहा है। लड़ाई जो है, चूंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी यहां लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर जो ललक है कि हम अपने दम पर किसी तरह से सरकार बनाएं, तो उनका पूरे देश में यह जो बिहारियों के बीच में कार्यक्रम है उनका बिल्कुल अपना है। इसका फायदा निश्चित तौर पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा। तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर तो सवाल पहले ही खड़ा हो चुका है। अजीत शर्मा इनके कांग्रेस के विधायक हैं, नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो चुनाव के बाद तय होगा कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे, विधायक लोग तय करेंगे। लेकिन बाद में कांग्रेस यू टर्न लेती है और कहती है कि नहीं, तेजस्वी ही हमारे चेहरे होंगे। लेकिन जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है या दूरी बना करके चलती है या आरजेडी कांग्रेस से दूरी बना लेती है, तो स्वाभाविक है एकजुटता का भाव तो दिखेगा। और जब गठबंधन ही एकजुट नहीं होगा तो पहले तो जीतने की बात है, सीएम होंगे नहीं होंगे ये तो मेजॉरिटी के आधार पर तय होता है ना। अगर बहुमत आएगा तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या कोई और मुख्यमंत्री होंगे। तो पहली लड़ाई तो यही होती है कि हम इंडिया गठबंधन बहुमत में आ जाए। तो बहुमत में आने के लिए भी एकजुटता लानी होगी। आप बी टीम बनिए न बनिए, लेकिन एकजुटता के लिए तो पहले सीटों का गठबंधन में एक सकारात्मक बातचीत हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए बना महागठबंधन का है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बिहार में जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है, उससे इस बात की संभावना भी बन रही है कि कांग्रेस अकेले बिहार में चुनाव लड़े। कांग्रेस बिहार में संगठनात्मक स्तर पर बदलाव करने के साथ ही कन्हैया कुमार को भी आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस संगठन में भी फेरबदल और कन्हैया कुमार के आने के बाद से कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते नॉर्मल नहीं रह गए। कांग्रेस ने बदली रणनीति। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी राज्यों के साथ आधा दर्जन बैठकें की। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल से लेकर मणिपुर जैसे राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ चुनावी चर्चा की है। इन चर्चाओं में कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य इकाइयों को 2 टूक संदेश दिया है कि पार्टी अपने चुनावी हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की ओर से राज्य में बड़ा सांगठनिक बदलाव इसी तरफ इशारा है। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह की जगह विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं और उन्हें राज्यसभा भेजने में लालू यादव का अहम रोल था। अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की पहल शुरू करने के बाद कांग्रेस सियासत बदलने के भरोसे और तेवरों के साथ राज्यों के चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति को सिरे चढ़ाने की कसरत करती दिख रही है। जातीय आधार पे नेता और जातीय आधार पे सीटों का बंटवारा, जातीय आधार पे वोट पड़ते रहे हैं।
और उसका परिणाम भी देखने को मिलता रहा है। सबको पता है कि 90 के दशक के बाद से लालू प्रसाद का जब उदय हुआ और वो जब उस समय मंडल कमीशन का दौर था और सवर्ण सीधे सीधे दरकिनार कर दिए गए, सवर्णों का भी एक धड़ा जो था लालू प्रसाद यादव के साथ था, अति पिछड़ा पिछड़ा और दलितों का साथ था। उस स्थिति में लगातार जो है सवर्ण हाशिए पे रहे। लालू प्रसाद यादव 15 सालों तक उसी समीकरण से राज किया। हालांकि लोग कहता जो माई समीकरण की बात थी वो आज भी उनके साथ बरकरार है। लेकिन अब सवाल है कि जब नीतीश कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार पिछड़ा से आते थे, कुर्मी जाति से आते थे, तो एक वर्ग वो कुर्मी कोयरी का और फिर अति पिछड़ों का जो वर्ग था, चूंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही पहली दफा जो अति पिछड़ा वर्ग का विधायक सबसे ज्यादा जीत करके आया था। तो ये एक बड़ा आप कहिए कि बेंचमार्क है। बिहार में कांग्रेस की सक्रियता अब महागठबंधन में आरजेडी से आगे दिखने लगी है। सिलसिले की शुरुआत राहुल गांधी की पखवाड़े भर के अंतराल में 2 बार बिहार आने से हुई। राहुल गांधी दलित राजनीति को धार देने के लिए 2 कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस ने ड्यूटी पर लगा दिया है। कन्हैया कुमार बिहार में युवाओं को अपने पाले में करने के लिए नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर है। कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है। यात्रा की शुरुआत बेतिया के भितिहरवा गांधी आश्रम से हुई। पटना पहुंचने पर यात्रा का समापन होगा। उनकी इस यात्रा के आखिरी चरण में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी शामिल होने की उम्मीद है। कन्हैया कुमार अपनी पूरी यात्रा में नीतीश सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। हर की महत्वाकांक्षा होगी, हर पार्टी चाहेगी, मुकेश सहनी अलग चाहेंगे, कांग्रेस अलग चाहेगी, लेफ्ट पार्टियां अलग चाहेगी और आरजेडी अलग चाहेगी। तो सबकी महत्वाकांक्षा में पहले बहुमत तो आ जाए कि किनका बहुमत आता है। बहुमत आने के बाद ही तो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तय होगा। तो अभी जिस तरह से अलग थलग कांग्रेस अपने को करने की कोशिश कर रही है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की मजबूती पर असर तो दिख रहा है। और वहीं लालू यादव कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे तो क्या बुरा है। कांग्रेस को 70 सीट देने के मूड में राजद दिख नहीं रही है। तो दूरियां तो अभी बढ़ी हुई है, इंतजार करनी होगी कि क्या इंडिया गठबंधन बहुमत ले आती है। बहुमत ले आती है उसके बाद हम लोग इस बिंदु पर बात करेंगे कि क्या तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई और। अगर कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती है और इससे पहले भी मतलब आप देख रहे हैं कि अखिलेश सिंह को हटा दिया गया और राजेश राम को एक मतलब दलित कार्ड खेलते हुए यहां अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सवाल है कि स्ट्रेटजी क्या आने वाले समय में कांग्रेस चेंज करेगी, उसकी रणनीति क्या होगी। अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल के कंधों पर ही चुनाव लड़ती रही है। तो आने वाले समय में अगर एक अलग रणनीति के तहत चुनाव में उतरती है और खुद फेस करती है चुनाव को, तो ये महागठबंधन के लिए बड़ा घातक साबित होगा। क्योंकि 2 से 3% के वोट का जब स्विंग होता है तो आप देखते हैं कि पार्टियां धराशायी हो जाती हैं और एक बड़ा जो मतलब विधायकों की संख्या है वो पक्ष में दूसरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को साधने के लिए पार्टियां जोर लगा रही हैं। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कैबिनेट के विस्तार के साथ सभी समुदायों को शामिल करने के पीछे यही रणनीति उनकी रही है। नीतीश सरकार ने बजट में भी वोटों के समीकरण का खास तौर पर ध्यान रखा है। ग्रामीण विकास हो या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार का क्षेत्र हो, कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश की है। बिहार का सियासी समीकरण। एनडीए ने अपनी ए टीम तैयार कर ली है। 35 मंत्रियों की ये टोली जातीय समीकरण के हिसाब से बेहद ही सटीक बैठती है, यानी बिहार के जातीय समीकरण के सभी पैमानों पर खरी उतरती है। साथ ही इसमें क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। जिन 7 मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल किया गया है वो सभी बीजेपी के विधायक हैं। एनडीए को यह बखूबी अंदाज है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बात दलितों और पिछड़ों की होगी, बात आरक्षण की भी होगी, बात पिछड़ों के हक की होगी और इसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी। बिहार में हर चुनाव जातीय समीकरणों के सहारे ही लड़े जाते रहे हैं। चुनाव चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच का हो या विधानसभा या फिर लोकसभा का, बिहार में जातीय समीकरण के बिना ये अधूरे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से तो एनडीए अभी तक तो मजबूत स्थिति में है। नीतीश कुमार जी के साथ लौकुश समीकरण खड़ा है और ईबीसी वोटर खड़ा है, दलित महादलित वोटर खड़े हैं और कुछ मुस्लिम वोटर भी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, जहां पर पूरी तरह से जो 80%
82% जो हिंदुओं की आबादी है वो गोलबंद हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी उस पर दांव लगाती है। चिराग पासवान इनके साथ हैं, जीताराम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। एक तरफ माई समीकरण जिसमें अगर 18 और 14 को जोड़ दिया जाए तो 32% का आंकड़ा लेकर के आरजेडी खड़ी है। वहीं पर लेफ्ट की पार्टियों के पास एक जातीय समीकरण है और कांग्रेस का कोई जातीय समीकरण तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटरों का एक ओरिएंटेशन है और दलित वोटरों पर ये दांव लगा रहे हैं। तो जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो अभी एनडीए मजबूत दिख रही है। लालू यादव ने एमवाई समीकरण बनाया, जिसके सहारे 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता पर उनके परिवार की पकड़ बनी रही। उसके बाद नीतीश ने लवकुश कुर्मी कोयरी समीकरण बनाया। इसी समीकरण के सहारे सत्ता सुख भोगने के 2 दशक भी पूरे करने वाले हैं। बिहार में ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय 84.48% है, जबकि सवर्ण समाज की आबादी 15.52% है। जातीय आधार पर यादव सबसे ज्यादा और उसके बाद रविदास, कोयरी, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोग हैं। ओबीसी भले ही 14% है, लेकिन कुर्मी समुदाय, कोयरी और मल्लाय समुदाय से कम है। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि अब राजनीतिक दलों की नजर अति पिछड़ी जातियों पर होगी, क्योंकि उनकी आबादी 36% है। नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव के मजबूत समीकरण को काउंटर करने के लिए अति पिछड़ी जातियों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने यूपी में भी अति पिछड़ी जातियों को साधकर अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई है। बिहार में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार, कहार, मल्लाह जैसी 114 जातियां अति पिछड़े वर्ग में आती हैं और उनके हाथों में ही सत्ता की चाबी है। बिहार चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर नीतीश कुमार अति पिछड़ों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में पहले से ही उन्हें साधने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं। दलितों का जो वोट है, जैसे अब इनके साथ हम हैं, चिराग पासवान हैं, फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं, अब भारतीय जनता पार्टी और फिर एनडीए मतलब नीतीश कुमार। तो अभी तक जो जातीय समीकरण दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए भारी पड़ता दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस की रणनीति उधर क्या होती है वक्त बताएगा, और उधर वाम दलों के द्वारा कितने सीटों की मांग की जाती है ये भी वक्त बताएगा। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो स्थिति दिख रही है बिहार में सियासत की आने वाले चुनाव से पहले, उसमें जातीय समीकरण के मामले में 20 पड़ता दिख रहा है एनडीए गठबंधन। कांग्रेस लालू प्रसाद से दूरी बनाना चाहती है, तभी तो अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाता है और राजेश राम को जिम्मेवारी दी जाती है। कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा जाता है और एक नया चेहरे पर दांव लगा करके एक एकला चलो की राह पर चलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन आरजेडी और जो इनके गठबंधन के साथी हैं लेफ्ट, इन लोगों ने दूरी बना ली है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में इनको इन गठबंधन के साथियों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और आरजेडी ने तो चुप्पी साध ली है। देखते हैं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पर कितना वर्कआउट कर पाती है, कितना उर्वर कर पाती है और क्या कन्हैया के बहाने ये बिहार को साध लेंगे। तो देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कन्हैया कितना परिणाम दे पाते हैं। जिनकी की जमीनी पकड़ अभी तक तो बिहार में कुछ नहीं है। एक पदयात्रा इन्होंने शुरू की है चंपारण से, अब ये पदयात्रा के माध्यम से कितना बिहार को साधेंगे ये थोड़ा इंतजार करनी होगी। बिहार में महागठबंधन को बनाए रखना आरजेडी की जरूरत है। कांग्रेस भले ही बिहार में चुनाव नतीजों को पलटने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसका वोट बैंक वही है जो आरजेडी का है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन नहीं बन पाने की वजह से आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो चुका है और इसके नतीजे आपके सामने हैं। यही वजह है कि आरजेडी महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बराबरी के स्तर पर भी महागठबंधन में बनी रहेगी। आरजेडी की बढ़ी टेंशन। राहुल गांधी ने बिहार यात्रा के दौरान राज्य में हुई जाति जनगणना को फर्जी बताकर तेजस्वी यादव को यह जता दिया था कि कांग्रेस अब सब्सिडियरी पार्टी बनकर काम नहीं करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई और राजेश कुमार की नियुक्ति का सीधा संदेश दिया है कि पार्टी अब राजद के साथ बराबरी की हैसियत में बात करेगी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने पटना में घोषणा की थी कि कांग्रेस किसी की भी टीम नहीं है, पार्टी जनता की ये टीम बनकर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन का नेतृत्व अब तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं रह गया। ये बड़ी बात है कि आने वाले समय में, ये सवाल है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू
फिर कन्हैया, अखिलेश सिंह को विदा कर दिया गया, राजेश राम को लाया गया। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि राजेश राम आने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कृपा से बना करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा स्ट्रेटजी अलग है। राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव दिल्ली में लड़े, केजरीवाल के साथ नहीं खड़े हुए, तो हो सकता है कि एक प्रयोग के तौर पे बिहार में भी ये जो स्ट्रेटजी है उसको राहुल गांधी अपनाएं। उसका परिणाम मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहतर होने जा रहा है। यह महागठबंधन के लिए घातक होगा, क्योंकि जो वोट बैंक है विपक्ष का, वो जब एकजुट होता है तब नीतीश कुमार और एनडीए के खिलाफ वो खड़े होते हैं और लड़ते हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस बिखर जाएगी या फिर आने वाले समय में वाम दल अपना एक अलग स्ट्रेटजी अपनाता है, तो उसका असर सीधे सीधे महागठबंधन की रणनीति, मतलब आप कह सकते हैं कि चुनाव से पहले फूट, और फूट जो है वो चुनाव में हार का कारण बन सकता है। अल्लावारू के अलावा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार आरजेडी को रास नहीं आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी से इनका 36 का आंकड़ा रहा है। बिहार में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव के बाद आरजेडी के साथ उसका संवाद करीब करीब खत्म हो गया है। कृष्णा अल्लावारू कांग्रेस के पहले ऐसे प्रभारी हैं जिन्होंने अब तक बिहार यात्रा में लालू प्रसाद से मिलना जरूरी नहीं समझा। कांग्रेस बिहार में अपने पुराने जनाधार एससी, सवर्ण और मुस्लिम को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की मूड में नहीं है, लेकिन वो आरजेडी की शर्तों पर भी साथ देने के लिए राजी नहीं होने वाली है। बिहार में कांग्रेस ने बड़ा भाई की भूमिका में आने की बात को दरकिनार कर दिया है, मगर पार्टी ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का जो नया फॉर्मूला दिया है और कांग्रेस के इस रवैये से आरजेडी की टेंशन स्वाभाविक तौर पर बढ़ी हुई है। कांग्रेस पहले भी राजद से अलग होकर के चुनाव लड़ती रही है। लालू प्रसाद यादव का लक्ष्य है कि किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाए। 2015 में नीतीश से हाथ मिलाने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि आने वाले समय में अगर मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो जाता है तो आने वाले समय में सीएम फेस होगा, और यही हो भी रहा। आप बिहार विधानसभा चुनाव में मतलब विधानसभा में देखिए या बाहर जिस तरीके के तेजस्वी यादव रणनीति अख्तियार कर रहे हैं, तो महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी ही हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और कांग्रेस क्या करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो जिस तरीके से सियासत का यहाँ मतलब शतरंज की बाजी बिछी है, उसमें कांग्रेस अलग जाकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। अगर कांग्रेस अलग जाकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करती है तो उनके द्वारा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। दरअसल बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सामने आने के साथ ही सियासत का अब नया चैप्टर शुरू हो गया है। अब जातीय और धार्मिक आधार पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है और इससे महागठबंधन की टेंशन बढ़ चुकी है। बीजेपी प्रवासी बिहारियों को साधने के साथ ही हिंदुत्व का कार्ड और इसी के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने में जुटी हुई है। तेजस्वी यादव एक तरफ बिहार में तैयार हो रहे सियासी माहौल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उधर इसके साथ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो आरजेडी की चुनौती बढ़ना लाजमी है। बिहार का चक्रव्यूह फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के साथ तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।